गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो हमारा टॉपिक चल रहा है सॉइल या मृदा, तो इसी के बारे में और चीज़ें सीखेंगे। जैसा कि पिछले लेसन जो पिछले वीडियो आपने देखे हैं उसमें आपने मृदा की जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में सीखा है, तो उसी कड़ी के अंदर हम कुछ और चीज़ें सीख रहे हैं। तो देखिए, मृदा जो है पौधों को कौन कौन सी दशाएं प्रदान करती हैं। तो देखिए, कौन कौन सी दशाएं जो है वो मृदा के द्वारा प्रदान की जाती हैं। इनके अंदर सबसे पहली जो है वो है कि आवश्यक पोषक तत्व जो है वो मृदा को जो पौधों को है वो मृदा के द्वारा ही मिलते हैं। ये जनरल सी बात है, ये हम छोटी क्लासों से सीख रहे हैं कि जितने भी पोषक तत्व हैं वो पादपों को मृदा से प्राप्त होते हैं। जैसे पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो पादप जितने भी हैं आप जानते हैं कि मोस्टली उनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज से बनी होती है, और सेलुलोज का फार्मूला होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों को मिलाकर बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा नाइट्रोजन, ये सारी चीजें पादपों को कहां से प्राप्त होती हैं? मृदा से प्राप्त होती हैं। तो इसलिए आवश्यक पोषक तत्व जो है, जैसे मैंने एग्जांपल इसमें लिखे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तो वो है जिनको हम नॉर्मली उन्होंने देखा है। हम फसलों के अंदर एग्रीकल्चर से अगर जुड़े हैं तो फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो है इसका जो छिड़काव किया जाता है या खाद के रूप में इसको डाला जाता है, तो वो चीजें तो हम जानते हैं। इसके अलावा कैल्शियम जो चूने के रूप में चूना डालते हैं हम, वो आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर और इनके भी अलावा और बहुत से सूक्ष्म मात्रिक तत्व जो है वो पादपों को मृदा से ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि लाल रंग की जो मिट्टी होती है उसके अंदर हम जानते हैं कि उसमें आयरन की अधिकता होती है, इसकी वजह से उसका कलर जो है वो लाल होता है। तो वो आयरन उस जमीन में जो पौधा उगेगा उस मृदा में, तो उसको आयरन की जो प्राप्ति है वो दूसरों की अपेक्षा ज्यादा होगी उस मृदा में। ऐसे ही पोषक तत्व जितने भी हैं उनका जो स्रोत है पादप के लिए वो कौन होता है? मृदा होती है। फिर देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पादपों को जो जल है वो कहां से प्राप्त होता है। तो देखिए, जल के जो प्राप्त होने के जो स्रोत हैं, हालांकि वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप समझिए कि वाष्प जो है, जल वाष्प है, ये भी तो हमारे वातावरण में है, तो इनको पादपों को जल जो है वो तो इस वाष्प से भी मिल सकता है। लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वाटर की, सबसे अधिक जल जो है, सर्वाधिक जल, वो कहां से प्राप्त होता है? मृदा से प्राप्त होता है। फसलों के अंदर जैसे हम पानी लगाते हैं, सिंचाई करते हैं, तो वो सिंचाई जो है, जो पानी है वो कहां, किसके अंदर रिसता जाता है? मृदा में रिसता जाता है, और उस मृदा से फिर वो जल जो है पौधे के अंदर प्राप्त होता है। तो सर्वाधिक जल जो है, हालांकि इसके अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं, वर्षा होती है या फिर जल वाष्प है, तो उससे पौधों को जल प्राप्त होता है, लेकिन मृदा जो है उससे सर्वाधिक जल प्राप्त होता है। इसके अलावा जो जल है, जो वाटर है, वो मृदा के ताप को और मृदा की वायु को, इसकी मात्रा को भी नियंत्रित करता है। जैसे एग्जांपल कि जैसे हम सिंचाई करने के बाद में हम देखते हैं कि जो वो जमीन है या जो मृदा है उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो टेम्परेचर कम होने का मतलब ये हुआ कि जो उस ताप का नियंत्रण है वो किसके द्वारा हो रहा है? जल के द्वारा हो रहा है। ऐसे आप देखेंगे कि जो नमी वाली भूमि होती है उसका ताप जो है वो कम होता है, क्योंकि उसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है। तो जल, ताप और वायु जो है वो मृदा जल के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ये दूसरा कारक हो गया। फिर उसके बाद में जड़ों के श्वसन के लिए, तो जड़ों के श्वसन के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो भी मृदा के द्वारा ही प्रदान की जाती है। पौधे जो हैं उसकी जो जड़ें हैं वो श्वसन करती हैं, तो श्वसन के लिए जो आवश्यक गैसें हैं वो गैसें भी पौधों को कहां से प्राप्त होती हैं? मृदा से ही प्राप्त होती हैं। तो जैसे मैं
लगभग 20% के आसपास ऑक्सीजन जो है वो पौधों को मृदा से प्राप्त होती है। इसके अलावा 79% 79% नाइट्रोजन, 80% के आसपास है ये। तो ये नाइट्रोजन जो है ये भी पौधों को किससे प्राप्त होती है? मृदा से प्राप्त होती है। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, तो उसकी ज्यादातर मात्रा जो है पौधों को श्वसन से या बाहरी कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है, लेकिन जो जड़ें हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति जो है वो किसके द्वारा होती है? मृदा के द्वारा होती है। और लास्ट जो है वो यांत्रिक आधार है। यांत्रिक आधार जो है पादप का वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मृदा के द्वारा प्रदान किया जाता है। आधार के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये आवश्यक कंडीशंस जो है, दशाएं हैं, वो मृदा के द्वारा प्रदान की जाती है पादपों को। इसके बाद हम बात करते हैं मृदा प्रणाली। तो प्रणाली का मतलब इंग्लिश में सिस्टम हम कह सकते हैं। मृदा तंत्र जो है या जो मृदा प्रणाली है ये 3 प्रकार की होती है, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मृदा का जो तंत्र है वो इन 3 प्रकार से मिलकर बनता है। तो देखिए, ठोस, द्रव और गैस, इन 3 चीजों से मिलकर मृदा बनती है। या फिर हम कह रहे हैं कि मृदा को अगर हमने विभाजित करना हो तो उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठोस, द्रव और गैस में। और इन तीनों में से भी जो ये है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है क्योंकि मृदा के अंदर ठोस भाग जो है लगभग 50% होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भाग है, द्रव में नमी आ जाएगी, वाटर आ जाएगा, तो ये दोनों भाग जो है वो मैक्सिमम पार्ट जो है, ज्यादातर भाग मृदा का इन दोनों के द्वारा बनता है। और गैसों की अगर हम बात करें तो भार की दृष्टि से, जैसे मैंने अभी बताया था, 20% ऑक्सीजन है, 79% नाइट्रोजन है और 0.3% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी मृदा से प्राप्त होती है। तो इसका मतलब मृदा का कुछ भाग जो है वो किसके द्वारा निर्मित होता है? गैसों के द्वारा निर्मित होता है। तो ये मृदा प्रणाली जो है वो 3 प्रकार की आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, ये आप यहीं पे मेंशन कर लीजिए कि ये ठोस और द्रव जो है इसका 50% भाग बनाते हैं। मृदा का 50% पार्ट जो है वो किसके द्वारा बनता है? ठोस और द्रव के द्वारा बनता है। फिर इसके बाद में एक और चीज है मृदा की अवयव। यानी कि अगर मैं बात करूं भौतिक रूप से मृदा जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बनती है, तो उसमें हम मृदा के अवयव जो है उनको स्टडी करेंगे। तो देखिए मृदा के कौन कौन से अवयव होते हैं। तो सबसे पहला जैसे इसके अंदर है खनिज पदार्थ। खनिज, तो खनिज जो है मोस्टली खनिज किनको कहा जाता है? अगर मैं आपको केमिस्ट्री की बात बताऊं तो केमिस्ट्री में जितने भी लवण होते हैं, जितने भी सॉल्ट होते हैं उनको खनिज कहा जाता है। और वैसे अगर आप पढ़ोगे तो खनिज उन वस्तुओं को कहा जाता है जो खानों से निकलती हैं। तो खनिज पदार्थ जो हैं, जितने भी मैं कहूं कि लवण हैं, वो सारे के सारे जो है वो मृदा के अवयव होते हैं। या जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम खनिज पदार्थ की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जो चूना है वो मृदा का एक आवश्यक अवयव होता है। चूने की कमी से मृदा जो है वो आप जानते हैं कि उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, फिर हमें चूना उसमें डालना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खनिज पदार्थ है। या फिर इसके अलावा जितने भी अभी मैंने लिखे थे, मैग्नीशियम हुआ, Fe हुआ, ठीक है, कैल्शियम हुआ, इसके अलावा सल्फर हुआ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे किसके अंदर आ गए? खनिज पदार्थों के अंदर आ जाते हैं। दूसरा भाग इसके अंदर है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, तो कार्बनिक पदार्थ जो है उनके अंदर वो चीजें काउंट होती हैं जो कि कार्बन से निर्मित है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जितना भी
जैविक अंश होता है, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो चाहे वो मृत जीव हो, जैविक अंश जितना भी होगा वो कार्बनिक पदार्थों के अंदर काउंट होगा। जैसे कि अपन जानते हैं कि मीथेन गैस होती है, मीथेन, तो मीथेन गैस जो है वो कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन से पैदा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीथेन गैस जो है वो कार्बनिक एक कंपोनेंट होगी। तो इसका मतलब ये कि कार्बनिक पदार्थ जो है उसके अंदर वो चीजें आ जाएंगी जो जैविक पदार्थों से निर्मित है। जैसे कि आप एग्रीकल्चर में ह्यूमस का नाम आपने सुना होगा। ह्यूमस जो होता है वो जीवों का सड़ा गला अंश जो होता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। जैसे कि पेड़ से पत्ते नीचे गिरे और वो पत्ते सड़ने के बाद में भूमि के अंदर मिल जाते हैं और बाद में ह्यूमस का रूप धारण कर लेते हैं। तो वो ह्यूमस जो है वो कंप्लीटली कार्बनिक पदार्थ होता है। तो ये आपको इसमें ये याद रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो वाटर आ जाएगा और लास्ट जो पॉइंट है वो इसके अंदर आ जाएगा गैसें आ जाएंगी। तो मैं यहां पर इसको मृदा वायु लिख देता हूं। तो अगर अपने को क्वेश्चन ये आता है कि मृदा के अवयव कितने हैं या मृदा के अवयव जो है उनको एक्सप्लेन कीजिए, तो देखिए खनिज पदार्थ आपको लिखने हैं। खनिज पदार्थ में लवण आ जाएंगे सारे। कार्बनिक पदार्थों में जो जैविक अंश है वो आ जाएगा। जैविक अंश में जिंदा और मृत दोनों प्रकार के जीव आएंगे और जल आ जाएगा और मृदा वायु के अंदर क्या आ जाएंगी, गैसें आ जाएंगी। तो ये आपको इसमें याद रखना है, मृदा प्रणाली और मृदा के अवयव क्या होते हैं। तो इसको आप याद कर लेना और नोट कर लेना नोटबुक के अंदर, और इससे अगला टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।